नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें पाठ 8 में आज हम लेकर आए हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न। इन दोनों का यहाँ पर परिचय दिया जाएगा, साथ ही साथ कौन इस लग्न में, जो अगर वृषभ लग्न है तो कौन इस लग्न में मारक होते हैं, कौन इस लग्न में शुभ ग्रह होते हैं और शुभ फलदाता होते हैं। तो यहाँ पर आज पूरी हम बात करेंगे, साथ ही साथ नक्षत्रों की भी यहाँ पर बात की जाएगी जो वृषभ राशि से संबंधित होते हैं। तो पूरा विषय है आज की इस क्लास में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वृषभ राशि, तो आप राशि के बारे में तो जान ही चुके हो। राशि क्या होती है कि राशि नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में से 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से 2 तो पूर्ण राशि उसमें जाएंगे और एक तीसरी राशि का हिस्सा जाएगा। तो इस हिसाब से जो 1/4 हिस्सा जो तीसरी राशि का जाएगा, तो इस हिसाब से 2.25 नक्षत्र की यह राशि होती है। चलिए, यहाँ पर ये नक्षत्र का मैं आपको परिचय दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन से नक्षत्र हैं और उनका क्या फल होता है। तो जब भी राशि होगी तो पहले आप राशि क्या होती है इसको समझ लीजिए। राशि क्या होती है कि देखिए, जब भी वृषभ, जहां पर भी कुंडली में 2 लिखा होगा, जहां पर भी कुंडली में 2 लिखा होगा और वहां पर आकर चंद्रमा बैठ जाए, 2 यहाँ भी लिखा हो सकता है, 2 जहां ये 4 लिखा है इसके स्थान पर 2 लिखा हो, तो वहां चंद्रमा बैठ जाए। इन 12 खानों में से कहीं पर भी आपको 2 लिखा मिल जाए और वहां पर चंद्रमा बैठ जाए, तो उसका अर्थ ये हो गया कि जहां भी चंद्रमा बैठे और 2 लिखा हो, तो उसका अर्थ हो गया वह राशि कौन सी हो गई? वृषभ राशि हो गई। वृषभ राशि, जो नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र से इसका निर्माण होता है, तो ये जो राशि बनती है ये कृत्तिका नक्षत्र, मृगशिरा और रोहिणी, ये 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। तो कृत्तिका के इसमें 3 चरण उपयोग में आते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। और रोहिणी के इसमें 4 चरण आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और मृगशिरा का इसमें पहला और दूसरा चरण उपयोग में आता है। तो कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 9 चरण। सबसे पहले बात कर लेते हैं कृतिका की। तो कृतिका के जो स्वामी हैं वह अग्नि है और यहाँ पर जो इसका दूसरा चरण है, क्योंकि पहला चरण मेष राशि में उपयोग में आ जाता है, तो ये दूसरे चरण से यहाँ से शुरू होता है। दूसरे चरण का जो नामाक्षर है ई, तो यहाँ पर जो कृतिका के दूसरे चरण में ई नामाक्षर प्रयोग में आएगा। जिनका भी जन्म होगा वहां पर उनका नाम ई से शुरू होगा। और यदि कृतिका के तीसरे चरण में किसी का जन्म होता है तो नाम ऊ से शुरू होगा। और यदि चौथे चरण में नाम होता है तो ए से होगा। तो यहाँ पर यदि दूसरे चरण है तो इसके स्वामी सूर्य, शनि, और तीसरे चरण के चंद्रमा, शनि होते हैं, और चौथे चरण के जो होते हैं वह सूर्य और गुरु होते हैं। इनका यदि फलादेश किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जिनका भी जन्म इस तरह से हुआ है, तो कृतिका के दूसरे और तीसरे चरण में सूर्य और शनि का जो संयुक्त प्रभाव जातक को जो देखने को मिलता है, वह जातक को क्या करता है, एक धीर और गंभीर प्रकृति का व्यक्ति बनाने में मदद करता है। वहीं यदि हम चौथा चरण इसकी बात करें, जिसमें सूर्य और गुरु इसके अधिपति होते हैं, तो सूर्य और गुरु का जो प्रभाव होता है, सूर्य और गुरु का भी संयुक्त प्रभाव क्या होगा कि वह व्यक्ति में आशावादी हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, तो पॉजिटिविटी उसके अंदर रहेगी। तो ये चौथे चरण की विशेषताएं हो जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका चौथे चरण में जन्म हुआ है वह एक आशावादी होगा। तो वहां पर अब आगे बात करते हैं हम रोहिणी नक्षत्र की। तो रोहिणी नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्रों में इसकी गिनती की जाती है। और इसके स्वामी कौन होते हैं, तो ब्रह्मा इसके स्वामी होते हैं और इसके चारों चरण वृषभ राशि में उपयोग में आते हैं। तो चरण पहला जो है, उस चरण का जो अक्षर होगा वह ओ होगा। और इसके, जैसे आपने सुना होगा ओम वीर, इस तरह के जो नाम होते हैं, तो ओ अक्षर से उनका शुरू हो गया। और यहाँ पर इस नक्षत्र के जो ये चरण है पहला, रोहिणी नक्षत्र का, इसके स्वामी चंद्रमा और मंगल हो जाते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के जो प्रथम चरण के स्वामी चंद्रमा और मंगल हो जाते हैं, तो उसके
जो जातक होते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस नामाक्षर वाले जातक में क्या होगा, मानसिक अस्थिरता आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा मंगल है वह उसको मानसिक अस्थिरता प्रदान करेंगे, तो उसके अंदर मानसिक अस्थिरता आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं यदि दूसरा चरण है जिसमें चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव है, तो दूसरा चरण है जिसमें बा अक्षर है और चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव रहेगा, तो चंद्रमा और शुक्र का जो प्रभाव होगा, इस प्रभाव के कारण जो जातक है वह अधिक सौंदर्य बोधी और कला प्रिय होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र है तो और चंद्रमा भी है, तो दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, और ये क्या करेंगे, बालक को जो भी जातक है उसको क्या करेंगे, वे बहुत ही ज्यादा कला प्रिय बनाएंगे, और उसके अंदर कला के साथ साथ में सौंदर्य बोध, वो सुंदरता की पहचान करना बहुत अच्छे से समझेगा, उसे क्या सुंदर है क्या सुंदर नहीं है बहुत अच्छे से उसको समझेगा। अर्थात उसका अर्थ ये हो गया कि वह कलात्मक होगा और बहुत ही ज्यादा सुंदरता की पहचान उसके अंदर होगी, सुंदर सुंदर वस्तुओं से आकर्षित होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जिसका भी बा अक्षर से नाम शुरू होगा, आप नोट कीजिए, जिनका जन्म से ही इस तरह का नाम अक्षर है तो आप पहचान कीजिए कि उनमें ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उनके स्वभाव में, और कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं यदि किसी का रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म होता है तो उसका नाम बी से होगा, जैसे आपने सुना होगा बिल्लू या बीरबल, इस तरह से। तो यहाँ पर चंद्रमा और बुध यहाँ पर हो जाते हैं इसके स्वामी, तो जैसे बीरबल नाम हो गया, तो उसी तरीके से चंद्रमा और बुध इसकी अधिपति हो जाते हैं इस नक्षत्र चरण के। और इस नक्षत्र चरण का जब चंद्रमा और बुध हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसकी जो मानसिक प्रवृत्ति होती है, ये एक जातक की मानसिक प्रवृत्ति है, उसको क्या कर देता है, तेज कर देता है, तीव्र कर देता है। मानसिक प्रवृत्ति को क्या कर देता है, तेज कर देता है, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रांग बना देता है। अब चौथे चरण की बात करें जिसमें चंद्रमा दोनों ही दो नक्षत्र दो ग्रहों की बात करते हैं, तो इसके बू अक्षर होगा चौथे चरण का, और इसके जो अधिपति हैं वे चंद्रमा और चंद्रमा, दोनों ही चंद्रमा है, तो चंद्रमा चंद्रमा होंगे। तो यहाँ पर दो लेकर चलते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, एक चरण में दो अधिपति होते हैं, एक चरण में दो अधिपति होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर चंद्रमा और चंद्रमा होते हैं, मतलब दोनों ही के ही चंद्रमा है। तो ये जब चंद्रमा और चंद्रमा होते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसके प्रभाव से उस व्यक्ति में जो उतार चढ़ाव की, एक तो दोहरे चंद्रमा होने से क्या होगा, चंद्रमा आप जानते हो चंचल है, मन जो है वह चंद्रमा है, तो यहाँ पर चंद्रमा से क्या होगा, जब डबल चंद्रमा हो गया तो उससे व्यक्ति में उतार चढ़ाव की बहुत प्रवृत्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, तो वह व्यक्ति भी बहुत जल्दी जल्दी अपने आप में परिवर्तन करता आपको दिखेगा। अब बात करते हैं हम कृतिका नक्षत्र की, तो कृतिका नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र की, तो मृगशिरा नक्षत्र के भी देखिए यहाँ पर दो चरण उपयोग में होते हैं। चरण पहला जो चरण है, चरण 1 और चरण 2, तो यहाँ पर इसके जो स्वामी होते हैं चंद्रमा हो जाते हैं, और जो बे अक्षर है चरण प्रथम का मृगशिरा का, उसका जो नामाक्षर है बे है, और इसके जो अधिपति, चरण के अधिपति ये दो हैं, कौन कौन, मंगल और सूर्य इसके अधिपति होते हैं इस नक्षत्र चरण के। और देखिए जब मंगल, और आप देखिए मंगल भी और सूर्य भी दोनों कैसे ग्रह हैं, उसी हिसाब से आप बता सकते हो कि जो मृगशिरा का पहला चरण है तो सूर्य के प्रभाव से जो जातक है उसमें जिद्दी हो जाएगा, वो जिद्दी, और यहाँ पर क्योंकि दोनों ही ग्रह इस तरह के हैं तो जिद्दी भी होगा और दम्भी भी होगा, मतलब उसमें एक अपना अहम आपको दिखाई देगा। वहीं जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण का नामाक्षर जो होगा वह बो होगा, और यहाँ पर मंगल और के साथ में बुध आ जाता है, तो बुध क्या है, बुद्धि का कारक है। तो उसी प्रकार से आप देखिए ऐसा जिसके मंगल और बुध के प्रभाव से उस जातक के जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में विचित्र प्रकार के जो विचार हैं वो उत्पन्न होते रहेंगे। तो बुध क्या देगा, विचार देगा, और मंगल है तो विचार कैसे होंगे, वो विचित्र प्रकार के उसके विचार होंगे। और देखिए यदि हम इस राशि की पूरी बात करें तो जो वृषभ राशि है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ये चेहरे पर रहती है, और ये अपना प्रभाव भी चेहरे पर ही डालती है। टॉरस हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, टॉरस हम इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं।
और यह राशि जो 4 घड़ी और 45 पल की होती है, ध्यान रखिए यह 4 घड़ी और 45 पल की यह राशि होती है। यह सम राशि है, इसको संज्ञा जो दी जाती है कि सम राशि, विषम राशि और सम राशि, क्योंकि 2 नंबर सम है इसलिए यह सम राशि है। इसके स्वामी शुक्र है और इस पर जो सूर्य है वह 31 दिन 24 घड़ी और 56 पल तक रहता है। कैसी है ये? एक स्त्री राशि है और एक स्थिर संज्ञक राशि है। ध्यान रखिए स्थिर राशि है, स्थिर राशि आपको ध्यान रखना है। ये कैसी राशि है? ये स्थिर राशि है, स्थिर राशि है, ये ध्यान रखिए। ये राशि कैसी है? स्थिर राशि है और इसका तत्व है भूमि तत्व, दिशा है दक्षिण की दिशा, क्रांतिहीन है, रात्रि में बलवान है, श्वेत वर्ण है इसका, मध्यम संतति, ना अल्प संतति नहीं है, मध्यम संतति इस व्यक्ति को प्राप्त होती है, वैश्य वर्ण है इसका और शिथिल स्वभाव की है। राशि जो है ये स्वार्थी है और सांसारिक कार्यों में दक्ष है, क्योंकि शुक्र इसके कौन होते हैं? स्वामी होते हैं, तो वह सांसारिक कार्यों में इसको दक्ष करते हैं, इसको अच्छा बनाते हैं सांसारिक कार्यों में। विचार पूर्वक ये कार्य करने वाली होती है और इसका जो मुखमंडल है, इससे जो मुखमंडल का, किसी के भी मुख का, इससे क्या किया जाता है? वो अध्ययन किया जाता है। चलिए अब हमने यहाँ पर इसकी राशि की बात कर ली, तो राशि और नक्षत्र की हमने बात कर ली है किस तरह से। वृषभ राशि को आप समझ चुके हो। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न की, बात करते हैं। तो वृषभ लग्न क्या होती है? देखिए अब लग्न क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये लग्न चार्ट है आपके सामने, इस लग्न चार्ट को देखिए। राशि और लग्न में यही अंतर है कि वो जहां पर भी चंद्रमा बैठा हो 12 घर में, वहां और 2 लिखा हो तो वहां वृषभ राशि हो गई। अर्थात जहां पर भी चंद्रमा होगा वह क्या होती है? वह राशि होती है। लेकिन लग्न जो पहला घर है उसमें जो भी ग्रह, जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी राशि है वही लग्न होगी। ऐसा नहीं कि 12 खानों में कहीं पर भी कुछ लिखा हो आप उसको लग्न मान लो। पहला घर जो होगा, पहला भाव जो होगा, उसमें जो राशि या जो भी अंक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 का अर्थ क्या हो गया? सम राशि। दूसरी राशि कौन सी राशि? मेष राशि, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि है और वृषभ राशि है तो ये पहले ही यही लिखा आपको मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर यही मिले तो इसका अर्थ है कि ये वृषभ लग्न है। अब देखिए वृषभ लग्न की बात कर लेते हैं। देखिए इस, क्योंकि जो पहला भाव है इसको तनु भाव भी कहते हैं, शरीर का भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है कि व्यक्ति कैसा होगा, दिखता कैसा होगा, किस तरह का, किस तरह के उसके जो हाव भाव है, शारीरिक गठन है, लंबाई चौड़ाई है, किस तरह की होगी। तो हम जब भी ये बात करते हैं तो हम लग्न को देखते हैं। देखिए लग्न से, क्योंकि आप सब यही जानते हो कि वृषभ राशि क्या है? बैल की तरह है। बैल की तरह क्या है? हिंसक पशु भी है बैल, लेकिन जब वह शांत रहता है और उग्र हो गया, जब क्रोधित हो गया तो उग्र हो जाएगा। तो उसी प्रकार का इस व्यक्ति का स्वभाव आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत शांत रहते हैं, शांत प्रिय होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि जब गुस्से में आते हैं तो उनका गुस्सा बहुत ही ज्यादा प्रचंड होता है, तो बहुत अधिक गुस्सा उनको आता है। देखिए इस राशि के जो जातक होते हैं, जो इस लग्न के जातक होते हैं, तो इस लग्न में जन्म लेने वाला जो जातक होगा वह कैसा होगा? वह शौकीन मिजाज का होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र इसके कौन होते हैं? स्वामी होते हैं। और अगर वह लग्नेश हो गए तो व्यक्ति कैसा होगा? बहुत शौकीन मिजाज का होगा, स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला होगा, क्योंकि जो ये राशि है इसका स्वभाव क्या है? ये स्त्री राशि है, तो इसलिए उस व्यक्ति का स्वभाव भी कहीं ना कहीं उसमें स्त्रियों जैसा स्वभाव उसके अंदर कहीं ना कहीं मिलेगा। मधुर भाषी होगा, रजोगुणी होगा, लंबे दांत होंगे उसके, और जो कुंचित, जो कुछ ऐसे घुंघराले बाल होते हैं, इस तरह से घुंघराले बाल उसके अधिक होने की संभावना रहती है। और श्रेष्ठ लोगों की संतति में बैठने वाला होता है। वो हमेशा जो अच्छे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके बीच में ही बैठेगा। ऐश्वर्यशाली, और क्योंकि शुक्र क्या है? दैत्य गुरु है, ऐश्वर्यशाली भी है और श्रेष्ठ भी है। और स्वभाव कैसा होगा? उदार उसका स्वभाव होगा, बहुत ही ज्यादा भक्त, गुणवान, बुद्धिमान, धैर्यवान, शूरवीर, साहसी, बहुत यशस्वी, अत्यंत शांत प्रकृति का। लेकिन
जब समय आए लड़ने का और युद्ध में जाने का, मतलब युद्ध का अर्थ हो गया लड़ाई हो जाए, कहीं कोई ऐसी परेशानी हो जाए तो वह अपना प्रबल पराक्रम दिखाने में पीछे नहीं हटेगा। ये वृषभ लग्न की विशेषता है। अपने परिवार वालों से अनाहत कलह युक्त शास्त्र अभिघात पाने वाला होता है। परिवार वाले से थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ ना कुछ उससे लड़ना झगड़ना उनको मिलेगा। धन छह से वह युक्त होता है। मानसिक रोग उसमें हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसिक रोग क्यों हो सकते हैं, क्योंकि पाप फल देने में चंद्रमा भी होते हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं, तो जब चंद्रमा पाप फल देंगे तो उसको कहीं ना कहीं मानसिक रोगी भी करेंगे। तो यहाँ पर वह मानसिक रोगी भी होता है और दुखी भी रहेगा। मित्र वियोगी तथा पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाला होता है। पूर्ण आयु क्यों प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि कर्मेश और भाग्येश भी हैं और शनि जो होते हैं वह कहीं ना कहीं आयु की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण आयु प्राप्त करने वाला होता है ऐसा जातक। और कुछ विद्वान जो कहते हैं उनके आधार पर अगर हम कहें तो वृषभ लग्न में जन्म लेने वाला जो जातक होता है 45 वर्ष की आयु के पश्चात अनेक प्रकार के दुख भी भोग सकता है। तो 45 वर्ष की आयु तक बहुत ज्यादा सुखी, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही होगा, लेकिन कुछ संभावनाएं होती हैं, क्योंकि कुंडली में खाली एक ही बात ही सब कुछ निर्णय नहीं कर देती। कुंडली में बहुत सारे शुभ और अशुभ योग होते हैं, तो वहां शुभ योगों की संख्या जब जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही वह सुखी होता चला जाएगा, और जितने जो अशुभ योग है उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी उतना ही कुंडली में अशुभता आती चली जाएगी। चाहे वो लग्न कोई भी है, अशुभता ज्यादा आने पर वह पूरा जो जन्मांक चक्र है पूरा ही एक तरह से उस आदमी का जीवन हमेशा परेशानियों भरा रहता है। और जहां पर भी शुभ जो नक्षत्र हैं, शुभ जो ग्रहों की संख्या अधिक है, उनका प्रभाव अधिक है, उनका बल अधिक है, तो उस स्थिति में व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा, बेशक लग्न कोई भी सही। तो यहाँ पर तो आप ये बात समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन इसके लिए पापी होते हैं, कौन कौन शुभ फलदाता या जो राजयोग है, राजयोग कारक हो बनते हैं। अब देखिए ध्यान से आप इसको देखिए एक बार। देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो दूसरा भाव है जो मारक भाव होता है, ये दूसरा भाव कौन सा हो गया, मारक भाव। आपको पता है ये जहाँ 3 लिखा है दूसरा भाव है, और यहाँ पर 3 का अर्थ हो गया मिथुन राशि, तो मिथुन का अर्थ हो गया यहाँ पर बुध। बुध इसके स्वामी हो गए, तो बुध यहाँ पर मारक हो जाते हैं। इस भाव के आधार पर तो ये मारक हो गए, ध्यान से देखिए, इस भाव के आधार पर मारक हो जाते हैं। वहीं 4, तो ये शनि जो ये 4 कौन है, ये कर्क राशि होगी, और कर्क राशि अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा कौन हो जाते हैं यहाँ पर, चौथे जो तीसरा भाव है उसके स्वामी, तो ये पाप का भाव है। तो इसलिए जो चंद्रमा है यहाँ तृतीय भाव के स्वामी होने की वजह से पाप फल को देने वाले होते हैं, मारक हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पांचवा है, पांचवा भाव जो चौथा भाव है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि ये सूर्य का भाव हो गया इस समय, क्योंकि सूर्य सुखेश हो गए। जो चौथा भाव है माता का भाव हो गया और सुख का भाव हो गया, भूमि भवन वाहन का भाव हो गया। तो यहाँ पर ये जो भाव है तो इससे ये क्या हो जाते हैं, ये जो सूर्य है वह कौन हो जाते हैं, वह सूर्य यहाँ पर एक शुभ फलदाता हो जाते हैं या राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। तो सूर्य हो जाते हैं राजयोग कारक ग्रह। और देखिए जो यहाँ पर हम बुद्ध की बात करें तो ये बुद्ध क्यों यहाँ पर इस भाव में मार्केस हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव क्या होता है, मृत्यु का भाव होता है, आयु का भाव भी होता है। तो यहाँ पर आयु का क्षय होना, आयु की मृत्यु होना कब, अष्टम से अष्टम। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो तो यहाँ पर अष्टम से अष्टम तीसरा भाव हो गया, और ये 7वां भाव हो गया, 7वां भाव व्यय का भाव हो गया। तो यहाँ पर इसका व्यय हो गया, 7वें भाव का व्यय होता है तीसरे भाव में, ठीक है। तो इस आधार पर ये क्या हो जाता है, तो ये यहाँ पर मारक भाव, दूसरा भाव भी मारक होता है, तीसरा भाव भी मारक हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ आप देखिए तो यहाँ पर कौन है, चंद्रमा है, यहाँ बुध है। अब आते हैं 5वें भाव पर, ये 5वां भाव है, और 5वें भाव में क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये बुध का घर हो गया। अब ये त्रिकोण हो गए, एक तो ये 5वां भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण होते हैं, और त्रिकोण केंद्र और त्रिकोण ये बहुत ही शुभ फल
दाता होते हैं। केंद्र और त्रिकोण, लग्न भी त्रिकोण में आता है और केंद्र भी, और ये जो पांचवा और नवम भाव भी त्रिकोण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? 6 का अर्थ हो गया कि यहाँ इसके जो स्वामी है वो कौन है? बुध है। तो बुध एक जगह तो कहीं नेगेटिविटी भी दे रहे, थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुभ फल दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिला जुला देखें तो बुध क्या हो जाते हैं? पंचमेश और धनेश, दूसरा भाव है, धन का भाव भी है ये, तो इसलिए बुध अल्प शुभ होते हैं, पूर्ण शुभ नहीं होते, ये अल्प शुभ होते हैं, क्योंकि ये मारक भाव भी होता है, दूसरा भाव मारक भाव भी होता है, तो इसलिए ये अल्प शुभ होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो छठा घर है, छठे घर में क्या लिखा है? 7 लिखा है। तो छठा घर किसका होता है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, और इस भाव से कंपटीशन भी देखा जाता है इस भाव से। और ये कर्म भाव का नवम भाव, अर्थात कर्म भाव का कौन हो गया? भाग्य भाव भी होगा कर्म भाव का। तो यहाँ पर जो ग्रह, जो राशि है वो कौन सी है? यहाँ पर वो 7 शुक्र की राशि है, तुला राशि है। तो इसके आधार पर जो शुक्र है, क्योंकि षष्ठेश हो जाते हैं, और षष्ठेश होने की वजह से शुक्र इसमें क्या होते हैं? अपना कैसा पाप फल देने वाले होते हैं। वैसे शुक्र क्या है? लग्नेश भी है, इसलिए शुक्र भी अल्प पाप फल देंगे, पूर्ण पाप फल नहीं देंगे, क्योंकि खुद लग्नेश भी है। लेकिन यहाँ पर ये, क्योंकि इनकी जो तुला राशि है वह कहाँ पर आती है? छठे भाव में, तो ये कहीं ना कहीं पाप फलदाता भी होते हैं, तो इनको अल्प पाप फलदाता भी आप कह सकते हो। वहीं देखिए जो 7वां भाव है, वहां पर क्या लिखा है? वृश्चिक राशि है, वहां पर 8 लिखा हुआ है। तो जहां पर ये कौन है? मंगल। तो यहाँ पर मंगल है, तो मंगल कौन से भाव के स्वामी हो गए इसमें? तो मंगल एक तो 7वें भाव के स्वामी हो गए, और मंगल कौन से हो गए? इस भाव के स्वामी। तो मंगल भी यहाँ पर क्या होंगे? मंगल भी यहाँ पर मार्केश होंगे। तो यहाँ मैं लिखना भूल गया, मंगल भी क्या होंगे? यहाँ पर मार्केश होंगे। मंगल भी यहाँ पर मार्केश हो जाते हैं। मंगल शुभ फल नहीं देंगे, मंगल यहाँ पर शुभ फल नहीं देंगे। तो वैसे सप्तमेश होते हैं मंगल, लेकिन मंगल को हम यहाँ पर मार्केश कहेंगे। इस कुंडली में मंगल मार्केश हो जाते हैं। मंगल कौन हो जाते हैं? मार्केश, क्योंकि ये 12वें भाव के स्वामी होते हैं, त्रिक भाव के स्वामी हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे शुभ ग्रह कौन है? एक तो सूर्य यहाँ पर शुभ ग्रह हो गए, एक तो सूर्य हो गए, और दूसरे कौन हो गए? शनि हो गए। शनि क्यों हो गए? क्योंकि कर्मेश और भाग्येश भी है। देखिए यहाँ पर कर्मेश और भाग्येश, तो ये जहाँ 11 लिखा है इसका अर्थ है कि ये कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। और जहाँ पर 10 लिखा है इसका अर्थ है ये कहाँ पर है? ये मकर राशि है। अब मकर राशि 9वें भाव में बैठी, जो भाग्य भाव है, और जो 10वीं राशि है, जो 10वां भाव है, वहां पर कुंभ राशि बैठी हुई है, तो ये कर्म का भाव है। तो इन दोनों भावों में ही कौन? इन दोनों भावों में ही क्या है? शनि इनके कौन होते हैं? स्वामी होते हैं। तो इसलिए शनि इसमें कर्मेश और भाग्येश होने की वजह से ये राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो एक तरह से गुरु इस कुंडली में, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है गुरु, तो अष्टम भाव के स्वामी है, और यहाँ पर ये देखिए पापी हो जाते हैं। एकादश भाव के स्वामी होकर ये क्या हो जाते हैं? पापी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बृहस्पति है वह क्या हो जाते हैं? वह एक मारक ग्रह बन जाते हैं। शुक्र भी षष्ठेश होने की वजह से कुछ अल्प मारक होता है, वहीं चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होने की वजह से जो मारक या पाप फल देने वाले होते हैं। तो ये पूरा का पूरा, जब भी आप विश्लेषण करें वृषभ लग्न की कुंडली का, तो इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखकर ही विश्लेषण करें, और देखें कि कौन इसमें, पहले आपको कैटेगराइज करना है कौन मारक है, कौन शुभ फलदाता है, कौन अल्प मारक है, और कौन अल्प शुभ फलदाता है। इन सभी बातों का ध्यान करने के बाद में उस कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। तो इसी प्रकार से हमने मेष राशि और मेष लग्न को देख लिया, वृषभ राशि और वृषभ लग्न को देख लिया। आशा करता हूं आपको ये सभी जो जानकारियां मेरे द्वारा दी जा रही हैं वे समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब आप अपनी कुंडली को खोलकर देखिए और विश्लेषण कीजिए कि आपकी कौन सी राशि है और कौन सा आपका लग्न है और कौन से नक्षत्र का आपके ऊपर प्रभाव है। इन सभी बातों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं, अब अगली राशि जो मिथुन राशि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।